फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार। और जिस बैच का हम उद्घाटन किए थे 12/12/2022 को, जिसका नाम हम संघर्ष रखे थे, तो उसका कुछ वीडियो हम पहले उपलब्ध करा चुके हैं। और उसमें जो टॉपिक छूट रहा था, यानी कि जहाँ लास्ट हम किए थे, वो था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित। तो यहाँ पे हम अंतर स्पष्ट कर देते हैं, जो कि अक्सर परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या, पहले डिफिनेशन के रूप में हम बता चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हम अंतर स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, डिफिनेशन को एक बार हम रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, लेकिन जो अवस्था चेंज करने का कारक होता है उसको जब हम हटा देते हैं तो वो अवस्था पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी कि वह वस्तु अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन कहता है जब वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है, लेकिन जो कारक की वजह से अपनी अवस्था चेंज किया था उसको भी हम हटा देंगे तो वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, एक डिफाइन के रूप में था। लेकिन जब अंतर के रूप में लिखेंगे तो अंतर के रूप में हम अगर जो लिखना चाहेंगे तो निम्न अंतर होती है, इस तरह से हम व्याख्या करेंगे और वहां पे नोट डाउन करेंगे पॉइंट के रूप में। पहला अंतर क्या होता है, तो पहला हम लिखेंगे कि यह, सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी निम्न होती है, और यहाँ पे पहला के रूप में लिखेंगे कि इसकी यह जो अवस्था होती है अस्थायी होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे तो यह अस्थायी परिवर्तन होगा, अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी के मतलब क्या होता है, यह अस्थायी सेम अवस्था नहीं है इसका, यह अवस्था चेंज होते रहेगा। ठीक है, और अस्थायी का मतलब क्या होता है, यह सेम अवस्था, एक अवस्था में जिस अवस्था में चला गया उसी अवस्था में रह जाएगा। ठीक है, अगर इसके हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो जैसे बर्फ है, ठीक है, इसको हम गर्म कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, पानी की अवस्था में आ जाएगा, जल की अवस्था में आ जाएगा। अब जैसे पानी है तो पानी को हम गर्म कर देंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो यह वाष्प की अवस्था में चला जाएगा, और इसको ठंडा करेंगे तो किस अवस्था में आएगा, पानी को हम ठंडा करेंगे तो बर्फ की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा को अगर जो वायु यानी नमी युक्त वायु में हम छोड़ देंगे तो जंग लग जाएगा, और जंग लगा हुआ अगर जो कोई धातु है या तो फिर हम लोहा कह सकते हैं, लोहे का छड़ है, तो उसको किसी भी प्रकार से हम लोहा का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह जो होता है रासायनिक परिवर्तन का पहला टॉपिक है। दूसरा क्या हम लिख सकते हैं, दोनों जगह दूसरा हम लिखेंगे, यह जो होता है इसमें नए पदार्थ का निर्माण करता है। किसमें, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में जो होता है नए पदार्थ का निर्माण करता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं करता, इसमें नया पदार्थ का निर्माण, इसको नया पदार्थ का निर्माण नहीं करता, इसमें नया पदार्थ का निर्माण करता। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे आता है समीकरण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो साफ शब्द में हम कहें कि जब रासायनिक समीकरण जो होता है ना, यहाँ पे कोई चीज है, इसको हम बराबर का सिंबल कहते हैं। ठीक है, और इधर भी हम लिखते हैं C+O2, इधर क्या हो जाता है CO2। ठीक है, यानी कि इधर का जो भी सिंबल है, ठीक है, और इधर भी कुछ सिंबल के रूप में लिखा गया। रासायनिक समीकरण कहता है कि कोई भी यौगिक हो या तो कोई अणु हो, ठीक है, उसको जब हम लिखते हैं सांकेतिक रूप में और बराबर करने का प्रयास करते हैं, यानी कि लिखने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण की सहायता से लिख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण के सहायता से किसी भी हम यौगिक या अणु परमाणु को लिखने का प्रयास करते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण अगर हम इसको मिटा देते हैं तो हम रासायनिक समीकरण इसे नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। जब भी हम इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे या तो तीर चिन्ह के सहायता से लिख सकते हैं या तो फिर बराबर के निशान से देकर कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण के भाग को। तो रासायनिक समीकरण यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे ध्यान देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण सबसे पहले एक जान लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक एक स्केच है और इधर भी हम 5 न्यूटन फोर्स यानी कि 5 न्यूटन बल लगाते हैं और इधर भी 5 न्यूटन बल लगाते हैं और दोनों को खींचने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये स्केच जो है किसी दिशा में खिंचाएगा? नहीं। जब समान बल दोनों तरफ लगेगा तो स्केच जो है सिर्फ बैलेंस रहेगा यानी कि स्थिर रहेगा। लेकिन इधर बढ़ा देते हैं और कहीं पे भी घटा देते हैं यानी कि एक तरफ ज्यादा बल का प्रयोग होगा तो स्केच एक तरफ खिंचाएगा, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स भी यहाँ पर यानी कि संतुलित समीकरण को हम यानी कि बैलेंस कहते हैं या तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है कि किसी भी रासायनिक, ठीक है, परिवर्तन में यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु और परमाणु की संख्या समान हो। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण है, ठीक है, या किसी भी रासायनिक समीकरण है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे C+O2, ठीक है, यहाँ बनता है CO2। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अणु और परमाणु, ठीक है, यहाँ पे एक अणु ये है एक अणु ये है, ठीक है, यहाँ टोटल मिला के एक अणु बनता है, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अणु और परमाणुओं की संख्या समान हो, ठीक है। अणु को मतलब हम क्या बताएं, एक अणु ए है और एक अणु ए है, ठीक है, टोटल एक अणु है। लेकिन परमाणु की बात किया जाए तो यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, ठीक है। जो नीचे लिखा जाता है उसको परमाणु बोलते हैं और टोटल को एक अणु बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन का एक अणु और इधर का जो है 2 अणु हो गया और इधर एक अणु, ठीक है। तो अणु और परमाणुओं की संख्या समान हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। यहाँ पे देखिए और असंतुलित रासायनिक समीकरण की हम बात करते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अणु की संख्या समान हो लेकिन परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता, तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 अणु था, यहाँ हम ऑक्सीजन का 3 अणु कर देते हैं, यह जो होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हम इरेज करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है रासायनिक समीकरण का प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन का प्रकार, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का प्रकार। तो रासायनिक परिवर्तन के कितने प्रकार हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसकी बहुत सारी प्रकार होती है। तो छोटे छोटे यानी जो इम्पोर्टेंट टाइप के जो हम लोग को क्लास 10th तक पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है योगशील रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, योगशील रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको, योगशील रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। योगशील रासायनिक अभिक्रिया बोले या योगशील रासायनिक परिवर्तन बोले, ठीक है। यहाँ अभिक्रिया भी लिख सकता है या परिवर्तन भी लिख सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ भी लिखा रहे आप याद रखिएगा कि अभिक्रिया भी लिखेगा या परिवर्तन। अभिक्रिया एक प्रकार की परिवर्तन है, यहाँ पे दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा। तो योगशील रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसका बहुत सारा नाम है।
योगशील को कभी कभी लिखता है संयोजन, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, या तो कहीं पे आप देखिएगा संश्लेषण लिख देता है, संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन का है, संश्लेषण का है, या संयोग अभिक्रिया का है, संयोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है, इस अभिक्रिया में सेटअप करिएगा, साधारण भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि जब दो छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन या संश्लेषण या योगशील रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जब दो छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, उसे हम योगशील या संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से पूछेगा कि योगशील रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, या लिखेगा योगशील रासायनिक अभिक्रिया का नाम है ABC, 4 वो लिख देगा, उसमें निम्न में डाल देगा संश्लेषण या संयोजन, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, दिया जाएगा। ऐसे डिफिनेशन के तौर पर 2 नंबर में लिख सकता है योगशील रासायनिक अभिक्रिया क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देगा कि C + O2 बराबर क्या होगा, CO2। ठीक है, तो दो छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण किया। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे H + O2 क्या बनेगा, H2O। ठीक है, इस प्रकार से होता है H2O। और इसका जो गुण होता है भी वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। H जो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है स्वतः जल सकता है कहीं पे भी, और ऑक्सीजन किसी को जलाने में सहायता प्रदान करता है, किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो किसी पदार्थ को बुझाने के लिए काम करता है। H2O क्या है, जल है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगला आता है, इसको हम इरेज करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा आप कि योगशील रासायनिक अभिक्रिया जब दो छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, उसे हम योगशील रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा नंबर में आता है योगशील, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन में क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि एक बड़े अणु टूटकर दो छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करता है। एक बड़े अणु टूटकर दो छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करता है। जैसे CaCO3 एक बड़ा अणु है। ठीक है, और जब ये टूटता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, CaO + H2O। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा अणु टूटकर दो छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन के तौर पे लिखना होगा, तो लिखेंगे कि जब कोई बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करता, उसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें जो होता है ऊष्मा का, ठीक है, ऊष्मा का, ऊष्मा मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं हीट, ताप, जो भी। ठीक है, तो यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्मा शोषी का ऊष्मा का शोषण होता है।
है। इसमें जो होता है ऊष्मा को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और इसमें जो होता है ऊष्माक्षेपी में बाहर निकालने का काम करता है। इसको डिफिनेशन के तौर पर हम क्या लिखेंगे, यानी कि ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऊष्मा का बाहर निकालना होता है, ठीक है। या तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनने के अलावा या तो साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है या निष्कासी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के फलस्वरूप ऊष्मा भी बनता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी शोषण होता है, ठीक है, उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, तो जब भी हम लोग ऊष्मा को अब अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा गर्मी बाहर निकलता है, ठीक है। जब भी हम लोग श्वास लेते हैं तो उसके साथ गर्मी निकलता है। जैसे आप कहीं पे देखे होंगे खाद बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, कहीं फैक्ट्री में जाइएगा, एग्रीकल्चर विभाग में जाइएगा, तो वहाँ जब गोबर को मतलब ढककर देखा जाता है तो वहाँ से जो भी गैस निकलता है, मीथेन वगैरह, तो वहाँ पे देखिएगा तो ऊष्मा हीट निकलता है, ठीक है। तो वैसे जगह का अभिक्रिया जो होता है उनमें हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा का बाहर निकलना होता है, ठीक है। जैसे खाद्य पदार्थ कहीं पे फेंक दीजिएगा, डिस्ट्रॉय कीजिएगा, तो वहाँ भी ऊष्मा का निष्कासन होता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी हो गया, और इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक आता है उत्कर्मीय, उत्कर्मीय, और एक होता अनुत्कर्मीय, अनुत्कर्मीय, ठीक है। उत्कर्मीय रासायनिक अभिक्रिया और अनुत्कर्मीय रासायनिक अभिक्रिया। उत्कर्मीय क्या होता है, ठीक है, उत्कर्मीय में कहा जाता है कि इसका सिंबल पहले जानते हैं, कहीं आप देखे होंगे, ऐसे दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है, ठीक है। ये जो होता है तो उत्कर्मीय रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण के तौर पे दिया जाता है, और एक एग्जाम्पल के इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। ये जो होता है अनुत्कर्मीय रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन के तौर पे हमें लिखना रहेगा, तो क्या लिखेंगे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पाद बनता है, ठीक है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, और उसी परिस्थिति और कंडीशन में, ठीक है, ताप दाब जो भी कंडीशन था अभिकारक से उत्पाद बनने में, वही कंडीशन में उत्पाद से अभिकारक बन जाता है, ठीक है। सेम कंडीशन परिस्थिति में अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं उत्कर्मीय रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जब बात करते हैं अनुत्कर्मीय रासायनिक अभिक्रिया में, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, लेकिन सेम कंडीशन यानी कि सेम ताप दाब की परिस्थिति में उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुत्कर्मीय रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। एक बात और फिर से रिपीट कर देते हैं, यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है लेकिन सेम परिस्थिति और कंडीशन के साथ उत्पाद से अभिकारक बन जाता, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्कर्मीय रासायनिक अभिक्रिया। अनुत्कर्मीय वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिससे अभिकारक से उत्पाद बनता है परंतु सेम कंडीशन में उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुत्कर्मीय रासायनिक अभिक्रिया। ये जो होता है किसका एग्जाम्पल है, ये जो है सिंबल इस तरह के दिया जाएगा, जहां पे भी जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे मान लिया जाए कोई कंडीशन आप ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे कलम है, ठीक है, कहीं पे कलम है, कलम से कॉपी बन सकता है, कॉपी बन सकता है, और कॉपी से भी कलम बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह सब सिंबल, कलम से कॉपी बन सकता है, कॉपी से
कलम बन सकता है। यहाँ पे इस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, बोल सकते हो सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे लिखना है हमको, जैसे पानी, पानी से क्या बन सकता है, पानी से बर्फ बन सकता है, ठीक है। तो बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बनेगा। लेकिन अगर एक कंडीशन है, रियल लाइफ में हम देख सकते हैं कभी कलम से कॉपी नहीं बन सकता, मान लिया जाए, या बन भी सकता है आने वाले टाइम में, इन्वेंशन अगर इम्प्रूव किया जाए तो कलम से कॉपी बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, कॉपी से कलम नहीं बन सकता। आज ये कंडीशन आप समझ चुके होंगे कि कलम से, आज हमारे लाइफ में कलम से कॉपी नहीं बन सकता, कॉपी से भी कलम नहीं बन सकता, ठीक है। ये अनुत्क्रमीय का उदाहरण है, यहाँ पे जो है उत्क्रमीय का उदाहरण है, ठीक है। यह विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और एक अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों जान लेते हैं, उसके बाद लगभग खत्म होने के कगार पे। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका शॉर्ट डिफिनेशन हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि इसमें होता है कि अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। या तो डिफिनेशन के तौर पे लिखना चाहेंगे तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और अगला आता है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक अम्लीय और एक क्षारीय, ठीक है, एक अम्लीय और एक क्षारीय यौगिक आपस में मिलकर लवण या जल बनाता है, या तो फिर ये बोल सकते हैं कि लवण प्लस जल दोनों बनाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अगर जो डिफिनेशन के तौर पे इसको भी लिखना है तो यानी कि क्या बोलेंगे हम, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्लीय और एक क्षारीय प्रकृति के यौगिक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अगला आता है उपचयन, उपचयन और एक आता है अपचयन, दोनों अलग अलग है, उपचयन और अपचयन। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। और अपचयन को बोलते हैं अवकरण, याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि ऑक्सीकरण को दूसरा नाम क्या है या उपचयन का दूसरा नाम क्या है, तो उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और यहाँ पे उपचयन का अवकरण, ठीक है, याद रखिएगा, ये बीसी का ऑप्शन दे रहा है। तो उपचयन क्या होता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना होता है और हाइड्रोजन का हटना होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जुटना होता है और हाइड्रोजन का हटना होता है। डिफिनेशन के तौर पे अगर लिखना है तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना होता है और हाइड्रोजन का हटना होता है, उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल बोले व्युत्क्रमानुपाती, तो इस उपचयन होता है, ठीक है, उपचयन अपचयन होता है या अवकरण बोले। इसमें क्या होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुटना होता है और ऑक्सीजन का हटना होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अवकरण। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से भी या बुक में इस तरह से भी लिखा होता है कि उपचयन का व्युत्क्रमानुपाती अपचयन होता है, शॉर्ट फॉर्म में। अगर नोट पॉइंट में लिखना होता आप भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उपचयन का
उपचयन का व्युत्क्रमानुपाती अपचयन होता है और अपचयन का व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे उपचयन होता है। इस तरह से एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद करना रहेगा तो उपचयन क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का जुटना होता है। ठीक है, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन को यहाँ पे जुटना और यहाँ पे हाइड्रोजन का हटना। और इसमें क्या होगा, अपचयन में हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना होता है। इस प्रकार से आप कोडवर्ड में याद रख सकते हैं, उपचयन अपचयन। ठीक है, और लास्ट में एक और यहाँ पे बचा हुआ है, उसको भी हम बता देते हैं, जो कि अक्सर कई बार पूछा गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया एक साथ होती है, या तो फिर यहाँ पे देखिए फिर से हम बता रहे हैं, उपचयन और प्लस अपचयन, फिर से मिला लीजिएगा, उपचयन प्लस अपचयन एक साथ होना चाहिए, या अवकरण प्लस ऑक्सीकरण। उपचयन प्लस अपचयन की क्रिया एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है अवकरण प्लस ऑक्सीकरण का क्रिया एक साथ हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे बता देते हैं जो पीछे की छूट गया था। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यह कहा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ का नष्ट होता है और ना तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं तो उसमें नया पदार्थ ना तो बनता है और ना तो पुराने वाले पदार्थ नष्ट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ क्या बनता है, CO2। जितना द्रव्यमान इसका है उतना ही द्रव्यमान इसका। ठीक है, सेम द्रव्यमान का दोनों होता है। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे जो फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूला को किसने दिया, तो लेबोजियर नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, लेबोजियर नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कब दिए, तो 1744। ऐसे डेट तो नहीं पूछ लेंगे लेकिन ये जरूर पूछा जाता है, ये भी मतलब VVI प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो ऊर्जा का नष्ट होता है ना तो निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो आगे है दहन। दहन किसे कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो दहन एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है, दहन का शाब्दिक अर्थ अगर जो हम लोग समझना चाहते हैं तो कोई भी पदार्थ है तो जो जलता है उसी को दहन कहते हैं। हम लोग अपने लैंग्वेज में देखें तो दहन एक प्रकार की क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। कोई भी पदार्थ है जलता है, जलता है मतलब उष्मा और प्रकाश देता है, और उष्मा और प्रकाश जब भी देगा जब ऑक्सीजन रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम अगर जो डिफिनेशन के तौर पे देखें तो दहन एक प्रकार की क्रिया है जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में प्रकाश और उष्मा देता है, उसे हम दहन कहते हैं। ठीक है, दहन जब भी होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को जला सकते हैं। ठीक है, दहन एक प्रकार की क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, उसे दहन कहते हैं। और दहन के प्रकार, दहन का निम्न प्रकार होता है। पहला देखते हैं द्रुत दहन। ठीक है,
यह दहन का वह प्रक्रिया है, ठीक है, जो अल्प समय में बहुत तेजी से हो जाता है, ठीक है, अल्प समय में यानी कि बहुत कम समय में घटित हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें आता है सीएनजी गैस है, यह कम समय में, बहुत कम समय में जल जाता है। सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है, ये जो गैस है सब आता है द्रुत दहन में, ठीक है। अगला हम देखते हैं तो आता है मंद दहन। मंद दहन किसको कहते हैं? तो वैसा दहन जो कम समय मतलब बहुत लंबे समय तक हो, धीरे धीरे वो घटता है, किसी भी घटना को लंबे समय तक खींचता है, तो दहन जाएगा प्रक्रिया मंद दहन है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना को पचने के लिए लगभग अप्रोक्स 4 घंटा लगता है, 3 घंटा अप्रोक्स 4 घंटा के आसपास लगता है। इस प्रकार के जो भी क्रिया होती है, दहन की प्रक्रिया होती है, जलने की प्रक्रिया होती है, मंद दहन में आती है, ठीक है। मंद दहन हो गया। अगला होता है स्वतः दहन, ठीक है। स्वतः दहन क्या होता है? स्वतः दहन वैसा दहन होता है जो बिना किसी रिएक्शन के, बाहरी रिएक्शन नहीं होता, जैसे उसके लिए बाह्य कारक का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है, वो ऑटोमेटिक अपने अपने जलने लगता है। जैसे फास्फोरस वगैरह हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जो होता है स्वतः होने लगता है, जलने लगता है, ये जो होगा स्वतः दहन में है, ठीक है। इसका एक और नाम है तीव्र दहन, ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि तीव्र दहन को क्या कहते हैं, तो द्रुत दहन मतलब फास्ट जो होता है। तीव्र स्वतः के बाद होता है विस्फोटक दहन, विस्फोटक दहन, तो वैसा दहन जो स्वतः फटने लगता है, जैसे पटाखा वगैरह, बम वगैरह होता है, फटता है, ठीक है, उसे हम विस्फोटक दहन कहते हैं। ये दहन का प्रकार हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे होता है संचरण। संचरण, ठीक है, तो संचरण क्या होता है? संचरण जो है एक प्रकार का कह सकते हैं तो धातुओं के ऊपर घटने वाली घटना है। ये जब भी घटता है तो धातुओं के ऊपर या धातुओं के साथ ही घटता है। तो संचरण क्या होता है? जब धातु वायु और युक्त नमी, जैसे कोई भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या तो स्पेशल हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, नमी युक्त वायु के साथ रहता है, तो उसके साथ जो घटना घटती है उसी हम संचरण कहते हैं। या डिफिनेशन के तौर पे देखें तो वायु युक्त नमी के साथ जब धातु को हवा में, खुले हवा में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है, उस परत को हम क्या बोलते हैं? संचरण कहते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, धातु को वायु युक्त, वायु युक्त के मतलब वायु में नमी होना चाहिए, मॉइस्चर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वायु युक्त खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर परत बनने लगता है, उस परत को हम संचरण करते हैं। जैसे धातु है, धातु में हम बात करते हैं लोहा, लोहा के ऊपर एक लोहा का टुकड़ा हम लिए या एक लोहा का रड लिए यहाँ पे, ठीक है, इसको खुली हवा में छोड़ देते हैं, इसके ऊपर देखते होंगे कि एक परत सा बन जाता है, ठीक है, ये परत के रूप में जो होता है इसी को हम संचरण बोलते हैं, ठीक है, ये संचरण कहलाता है, ठीक है। तो लोहे के ऊपर में जो होता है इसे काला काला से संचरण के रूप में बनता है, वही तांबा के रूप में रहेगा, यानी कि तांबा का कोई परत रहेगा या चादरा रहेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर में जो होता है हरा हरा टाइप के होता है, ठीक है। चांदी के ऊपर भी रहता है तो हरा हरा सा बन जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में जैसे अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग धातु है, इन समय पर यानी कि जो संचरण होने की घटना है लंबे समय में बनता है। धातु है, यानी धातु का मतलब क्या हम बोले, यहाँ पे आयरन है, आयरन में थोड़ा जल्दी समय में बन जाता है, तांबा है तो और थोड़ा सा लेट से बनता है, चांदी है तो थोड़ा उससे ज़्यादा समय लेता है, सोना है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है मतलब संचरण करने में। ये सभी
संचरण युक्त पदार्थ होता है। धातुओं में संचरण लगने की घटना होती है। एक अगला को लास्ट जो भी बोले, आगे वाला प्रश्न बोले या टॉपिक बोले, जो होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होता है, ठीक है। ये जो है रिलेटेड बस दो ही चीज से है। एक आता है वसा, ठीक है, और एक होता है जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में बोले तेल, आयल, ठीक है, या ओरल फॉर्म में बोले तो तेलिए, ठीक है। और ये रिलेटेड करता है, डिपेंड करता है वनली और वनली खाने वाला पदार्थ पे, खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो कहता है जब वसा युक्त तैलीय पदार्थ, यानी कि वैसा तैलीय पदार्थ जिसमें वसा हो, फैट हो, ठीक है, वैसे तैलीय पदार्थ या वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें तैल और वसा उपस्थित होता है, तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उसे खाने योग्य नहीं रहने देता, ठीक है। उस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अगर ग्रामीण बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई फूड है, ठीक है, खाने वाला पदार्थ इसमें, ठीक है, और ये लंबे समय मतलब सुबह में बनाए और शाम के टाइम हो गया, तो इसमें जब ऑक्सीजन इसमें जा रहा है, टच कर रहा है किसी भी एरिया से, तो ये पदार्थ लंबे समय तक हो जाता है। सुबह बनाए शाम हो गया, तो इसे ग्रामीण बोलचाल में बोलते हैं बासी हो गया, ठीक है। तो ये जो पदार्थ है खाद्य पदार्थ, तो इसी में पहले जो अच्छा स्मेल आ रहा था, ठीक है, सेंट टाइप के, जो धीरे 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 सावर, जिसको खट्टा बोलते हैं हम लोग, वैसे टाइप में बदलने का प्रयास करता है या तो बदल जाता है, ठीक है। इसी विकृत गंधिता के कारण यह नष्ट होने लगता है, ठीक है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसी पे जो पहला आपका टॉपिक था रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन एंड समीकरण, तो ये टॉपिक खत्म होता है। और जो रह गया आपका ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम बताए थे आपको कि 10 दिन का टाइम लेंगे और सभी जो चैप्टर का प्रश्न है ऑब्जेक्टिव वाला उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए।